बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पोर्टफोलियो ब्लॉक 4। सब जो भी एंट्रीज़ हैं हमारे पास ब्लॉक 4 की, उनको हम ओवरव्यू करेंगे जल्दी जल्दी, और जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं मसलन फ़र्स्ट ईयर में भी थी और अभी भी है, उनके जो भी हाइपोथेटिकल केसेस आए हुए थे वहाँ पे उनको भी डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो न्यू एंट्रीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उनके हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनके। ठीक है, तो ड्रेस कोड से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ड्रेस कोड कोई भी ऐसा अटायर है जो हमने इख्तियार करना होता है कहीं भी जाने के लिए, चाहे हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना हो या किसी इवेंट में। तो ये वो थीम है जो सबको फॉलो करना होता है। अब थीम किस तरह का होगा ये डिपेंड करता है कि उस जगह जाने का मकसद क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू अ हॉस्पिटल, तो उसका मकसद ये है कि आप पेशेंट केयर कर सकें। पेशेंट केयर आप किस तरह से करेंगे जब आपकी जो डिजीज़ हैं वो पेशेंट को ट्रांसमिट ना हो, या एक से दूसरे पेशेंट को डिजीज़ ट्रांसमिट ना हो, या जो आपकी जो भी कपड़ों वगैरह में जर्म्स लगे हुए हैं या आपके हाथों पे जर्म्स हैं वो दूसरों को ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, तो मेडिकल जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल जो ड्रेस कोड है वो क्या है कि स्क्रब्स हों, वाइट कोट्स हों, ठीक है, इसके अलावा हेयर टाइड बैक हों और कवर्ड हों, ठीक है, ताकि कोई बाल वगैरह अगर आपको ऑपरेशन करें तो वो ना गिरे या पेशेंट के ऊपर ना गिरे, ऑफ कोर्स बुरा इंप्रेशन जाता है। इसके अलावा वेयरिंग क्लोज शूज़, ठीक है, मिनिमल ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप, नो लूज क्लोथिंग और एसेसरीज दैट कुड कंप्रोमाइज़ पेशेंट केयर, जो कि अभी हम आगे हाइपोथेटिकल केस में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे होता क्या है ड्रेस कोड फॉलो करने से, क्या पेशेंट की सेफ्टी वेलबींग होती है, आपका प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोई भी एरर्स वगैरह नहीं आते, और इसके अलावा ये भी है कि हॉस्पिटल पॉलिसीज होती है उस जब भी कोई हॉस्पिटल या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है या आप कहीं अप्लाई करते हैं किसी कॉलेज वगैरह में भी, तो आपसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है और इसमें ड्रेस कोड का भी ज़रूर मेंशन होता है कि इस तरह का ड्रेस कोड करना है। अगर आप वो इख्तियार नहीं करते, स्पेशली ना हॉस्पिटल सेटिंग कोई मसला होता है, किसी पेशेंट को कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाती है, तो आप पे केस हो सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी मैं जल्दी जल्दी बस ऐसे ही बता दूँगी, मतलब मैं पूरा अब ये रीड नहीं करी। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में क्या है कि आप और आपकी फ्रेंड जो है वो एक क्लिनिकल रोटेशन पे हैं और आपकी फ्रेंड एक जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के पेशेंट को चेक कर रही हैं, ठीक है, और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है, या मास्क प्रॉपर नहीं पहना हुआ, और आप उन्हें कहते हैं कि पहने, तो वो कहती हैं इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लेकर चलेंगे। पहले आप प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खुद कैसे सॉल्व करेंगे, पहले गिल्ट जो है उनको फील कराएंगे या उनकी बेसिकली मिस्टेक को रिकग्नाइज़ करवाएंगे और उनको बताएंगे कि ये मिस्टेक है। जब तक रिकग्नाइजेशन नहीं होगी मिस्टेक की, चाहे वो आप करें या कोई और, तो आप उसको सही नहीं कर सकते। ठीक है, हेल्प हर रिकग्नाइज द मिस्टेक। ठीक है, उसको ट्रेनिंग सेशंस का फिर लेने का कहेंगे, ड्रेस कोड ट्रेनिंग सेशंस। इसके अलावा रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल्स ड्रेस पॉलिसी, और फिर उसको बताएंगे कि इसके ख़िलाफ़ जो है गलत ड्रेस कोड पहनने के ख़िलाफ़ क्या क्या लेजिस्लेशन है। ठीक है, क्या क्या आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पीर सपोर्ट लेंगे, किसी प्रोफेसर से हेल्प लेंगे कि हमें किस किस तरह से करना चाहिए, और जो रिकग्नाइजेशन है वो आप किस तरह से करवा सकते हैं कि आप उसके जो है नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स का भी बता सकते हैं। दूसरा, किसी पेशेंट का भी बता सकते हैं जिसकी डेथ हो गई हो या उसको किसी सीरियस इशू का सामना करना पड़ा हो किसी डॉक्टर के मिसकंडक्ट की वजह से, गलत ड्रेस कोड की वजह से। ठीक है, इसके अलावा आप किसी डॉक्टर का भी हवाला दे सकते हैं जिसको किसी किस्म के लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा हो इस गलती की वजह से। जैसा कि अब हम सिनेरियो में डिस्कस करेंगे कि एक डॉक्टर है जिन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया, उन्होंने भी कहा इट्स नॉट अ बिग डील, और लूज स्लीव्स वाले जो हैं वो कपड़े पहने और उनसे ही उनके साथ ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन में उसके जो ऑफ कोर्स लूज स्लीव्स हैं वो सिर्फ वो हॉस्पिटल में तो नहीं पहन के आए, या हॉस्पिटल में भी उनके स्लीव्स कहीं और टच हुए होंगे, ठीक है, या पानी लग जाता है या कुछ भी, वो गंदे हो जाते हैं और उनसे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो गया। पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद इन्फेक्शन की कंप्लेंट्स, तो अब स्टेप बाय स्टेप क्या सोल्यूशन होगा। एक्नॉलेज करेंगे मिस्टेक को फर्स्टली, ठीक है, इसके बाद अटेंड अ ड्रेस कोड ट्रेनिंग सेशन, मीट विद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे। हॉस्पिटल को भी जो पेशेंट है उससे अपोलोजाइज़ करेंगे और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान देना आपकी ज़िम्मेदारी है फिर। ठीक है, आप उसकी फाइनेंशियल और मोरल हेल्प करेंगे और उसको जो है हर लिहाज से हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, ठीक है, और इम्प्लीमेंट द प्लान एंड मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। और जो पहले हमने केस स्टडी देखी थी, अगर उसमें आपकी बात नहीं मानती आपकी फ्रेंड या कुछ, तो आप जो है उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हैं ऑफिस में या मैनेजमेंट को, ताकि वो इस चीज़ को सीरियसली लें। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं दूसरी एंट्री पे जो क्या है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी क्या होगी कि टाइम पे आना है, डेडलाइंस को टाइम पे मीट करना है, असाइनमेंट्स टाइम पे देनी है, सब कुछ टाइम पे करना है। ठीक है, केस स्टडी फॉरम पास्ट ऑस्पी हमारी ऑस्पी से है,
ठीक है, कि एक HOD नोटिस कह रहा है कि एक स्टूडेंट है क्लास का जो कभी भी टाइम पे नहीं आता है, ठीक है, इसके अलावा असाइनमेंट्स भी टाइम पे जमा नहीं कराते, प्रैक्टिकल नोटबुक्स नहीं लेके आते और इस तरह की जो है हैबिट्स हैं उनकी। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्लान एंड प्रायोरिटाइज़। आप उनको क्या मशवरा देंगे कि प्लान एंड प्रायोरिटाइज़ करें अपने टास्क को। मेक अ थिंग्स टू डू लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपने आज के दिन में क्या क्या करना है, आपके जहन में रहेगा। आप वो जो थिंग टू डू लिस्ट है अपनी कबर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। या आपने कोई वॉल वगैरह बनाई हो अपनी स्टडी रूम में तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अचीवेबल टास्क्स रखने हैं, ऐसे टास्क्स नहीं रखने जो आप अचीव ना कर सकें। सेलिब्रेट माइलस्टोन्स टू मेक पंक्चुअलिटी अ हैबिट, ठीक है, आप में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है। इसके अलावा इससे होता क्या है, पंक्चुअलिटी डेमोन्स्ट्रेट करने से प्रोफेशनलिज्म शो होता है आपका, अपने पेशेंट्स के साथ भी, अपने कोलीग्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, सबके साथ रिलायबिलिटी होती है और रिस्पेक्ट होती है। ऑफ कोर्स अगर आप क्लास में लेट आ रहे हैं तो जो है टीचर आपकी जो है बेइज्जती करेंगे, तो इस तरह से म्यूचुअल रिस्पेक्ट ख़राब होती है, ठीक है। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेट पंक्चुअलिटी किस तरह से करेंगे? अराइव ऑन टाइम, प्लान एंड प्रायोरिटाइज, सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस, अराइव एट मीटिंग्स ऑन टाइम, एडहेयर टू द शेड्यूल एटसेट्रा। आप इसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं सेटिंग एंड ट्रैकिंग माइलस्टोन्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसमें केस स्टडी क्या होगी कि आपका ब्लॉक है एक मंथ में या एक हफ्ते में लिखना चाहिए, तो आप उसका किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से अचीव करेंगे? कंसिडर द फॉलोइंग डिटेल्स, कन्वर्टिंग नीड्स टू अचीवेबल टास्क्स, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटाइज ऑफ कोर्स अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। इसमें प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क में क्या आ जाता है? अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। मसलन अगर एक सब्जेक्ट है जैसे हमारा एनाटमी है, उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है और आप उसको कर ही नहीं रहे, तो अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट में यह आ जाएगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी आने तो हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वेटेज है जिसकी, या जिस भी टास्क की बहुत ज़्यादा वेटेज है, कोई आपका इस तरह का सिनेरियो भी आया हुआ था जो है पिछले ऑस्पी में कि आपकी जो वालदा बीमार हैं और अंकल का जो है इमरजेंसी में है, उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वो आपको एज ए मेडिकल स्टूडेंट बुला रहे हैं। तो उसमें भी यही था, कहना था कि हम पहले प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि इमरजेंसी पहले ज़रूरी है, उसके बाद अपनी वालदा को आप अपने घर वालों के किसी के हवाले करके जाएंगे, ठीक है। तो प्लान एंड प्रायोरिटाइज़ होगा। क्रिएट अ स्टडी प्लान, प्रॉपर ब्रेक्स, यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट द राइट पीपल, फैकल्टी एंड इंस्ट्रक्टर्स, सीनियर्स कोई भी हो सकते हैं वो राइट पीपल। इसके अलावा प्रोग्रेस आपने अपनी मॉनिटर करनी है, सेल्फ एवेल्यूएशन करनी है। केस 2 क्या है कि वन ऑफ़ योर क्लास फेलोज हैड अ सप्लीन फर्स्ट प्रॉफ, अब उसको स्टिग्मा डेवलप हो चुका है, तो वो आपसे मदद मांग रहा है कि मुझे किस तरह से अपने टास्क को जो है बेहतर तरीके से अचीव करना चाहिए। उसके ख्याल में उसने टाइमलाइन सही टाइम जो है मैनेजमेंट थी उसकी वो सही नहीं थी। तो इसमें क्या करेंगे, उसके कहेंगे कि पहले आप रिफ्लेक्शन करो और असेस करो कि आपकी गलती कहाँ थी, मतलब किस तरह, मतलब आप क्या शेड्यूल बनाते थे और उस पर अमल नहीं करते थे, या फिर शेड्यूल बनाते ही नहीं थे, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आप उनको मशवरा देंगे कि शेड्यूल बनाएं, स्मार्ट गोल्स रखें, प्रायोरिटाइज टास्क करें, बाकी सारी तकरीबन वही बातें आ जाती हैं। स्टे अकाउंटेबल टू योरसेल्फ, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको पता हो कि किसी और को आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आपने ये करना है या वो करना है, आपको ख़ुद पता हो कि मैंने जो है अपने टास्क कंप्लीट करना है। इसके बाद एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कभी आपको मुश्किल दिन भी देखने पड़ते हैं, तो उनमें भी आपने खुद ही अपने आप को मैनेज करना है और उसमें अपने आप को जो है गिल्टी करार नहीं देना, बल्कि सिचुएशंस को भी समझना है और उसके हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करना है और उसको फ्लेक्सिबल रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं 4th पे, जो कि थोड़ा सा लंबा है, जल्दी से जल्दी देखेंगे। FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन होती क्या है? इसमें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन्होंने डिस्कस करना है स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल और अ फैसिलिटेटर, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए कि इनकरेज एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस ताकि आप आवाम की राय का जो है समझ सकें और फिर अगर वो गलत है तो उसको सही कर सकें और अगर सही है तो उसको एक्नॉलेज कर सकें। इसके बाद क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, इनकरेज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। आपने जो है दिमाग को किताब में बंद करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप किसी भी चीज़ की डिस्कशन करें, आपने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को जो है जगह देनी है, ठीक है। यूज़ विजुअल एड्स, समराइज एंड पैराफ्रेज, ठीक है। डेमोक्रेटिक वर्सेस कंसेंसस बेस्ड मेकिंग, इसमें क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी हमें पता है सब का मानना ज़रूरी नहीं है, मेजॉरिटी वोट होता है और इससे एफिशिएंटली हो जाता है कि आपने बस कहा कि कौन कौन राज़ी है और उसके आपने
वोट गिन लिए और उसके बाद वही जीत जाएगा। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी इसको कहते हैं, ठीक है। कंसेंसस बेस्ड लर्निंग क्या होगी कि सब एग्री करें एक यूनानिमस डिसीजन पे और वो फिर डिसीजन लिया जाए। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब एक बात पे एग्री नहीं कर सकते किसी भी मैटर में, तो इसमें ये होता है कि आप अपनी जो भी आपकी राय है उसको दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करें रादर उनके ऊपर अपनी राय थोपने के, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जो हमारा मेन SLO है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्पस होगा ग्रुप डिस्कशन में कि सबको पता हो कि इस डिस्कशन का मकसद क्या है। उसके बाद सेट ग्राउंड रूल्स, कोई किसी की बात को ना टोके, ठीक है। मसलन एक बंदा बात कर रहा है तो चाहे आपका कोलीग हो या आपकी टीचर हो, मतलब जिस भी लिहाज से आपकी क्लास फेलो हो या टीचर, आपकी बात को काटना नहीं चाहिए। पहले एक बंदे की बात कंप्लीट हो फिर दूसरा करे, ठीक है। इसके अलावा इनकरेज एक्टिव लिसनिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन, फॉस्टर अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, रिस्पेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, मेंटेन अ पॉजिटिव टोन, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटेट डिस्कशन, यूज़ विजुअल एड्स, कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। हर डिस्कशन के एंड में कंक्लूड करना चाहिए कि अब हमारी ये जो सारी डिस्कशन हुई, क्योंकि उसमें कुछ सही पॉइंट्स भी आए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे इतने सही, उनको भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा समराइज़ और पैराफ्रेज करना चाहिए, पैराफ्रेज साथ साथ करना चाहिए बात को, और बेहतर ये होगा कि आप किसी और की हेल्प लें पैराफ्रेजिंग में, ठीक है। किसी और की हेल्प लेंगे पैराफ्रेजिंग में तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो बात मैं करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो डिलीवर भी हो रही है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूजन पे पहुँचना है और पार्टिसिपेंट्स को थैंक करना है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी सारी जो हमारी 3 एंट्रीज़ हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।